हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक डाइजेशन। उसमें कुछ पार्ट्स छूटे हुए थे, तो वो है लीवर, जिसे हम लोग बोलते हैं यकृत। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो लीवर का वेट होता है वो होता है 1.2 से 1.5 केजी के बीच में। लीवर जो हमारा होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये हमारा एक लोब्ड ग्लैंड होता है और लीवर जो होता है वो लोकेटेड होता है राइट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी में। ये एक येलोइश कलर का जूस सिक्रीट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। हिंदी में बोलते हैं उसे पित्तरस। पित्तरस के कंपोजिशन 4 होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड फैटी सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमारा आ जाता है बाइकार्बोनेट SCO3-। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमारा आ गया सोडियम ग्लाइकोलेट। बाइल पिगमेंट में हो गया बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और फैटी सब्सटेंसेस हो गए। ये जो बाइल जूस होता है इसमें बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट का काम ये होता है जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स रहते हैं उसे ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। हमारा जो ये इमल्सिफाइड फैट है ये डाइजेस्ट होता है थ्रू पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है इसे फर्दर डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का हो गया जैसे स्टार्च, ग्लूकोज। हमारा जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड्स में। फैट जो हो गया हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो गया। अब डाइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर की जो इनर वॉल होती है उसमें विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई कैसे होती है? फिंगर लाइक, जैसे ये फिंगर के प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर की तरह होती है हमारी। और ये इसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। ये विलाई का स्ट्रक्चर, ये एक रैंडम स्ट्रक्चर है। देखिए, ये होती है एपिडर्मिस, ये हो गया ब्लड वेसल, ये हो गया लिम्फ वेसल। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब होता है और उसके थ्रू ब्लड में सप्लाई होता है। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, ये सब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। और जो हमारी फैटी एसिड हैं वो लिम्फैटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद बात आती है जब हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स बॉडी में बनते हैं, जिसे बॉडी से निकलना एसेंशियल होता है, तो वो जिस प्रोसेस से निकलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ईजेशन, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स। बॉडी से बाहर ये प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। तो ये होता है हमारा इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी का रिलीज़ होता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हमारी ATP के फॉर्म में होती है। अब ATP क्या होता है? ATP मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट। ये हमारा केमिकल इक्वेशन रिस्पायरेशन का, जिसमें ये है C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हमारा CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है और ATP 38 ATP रिलीज़ होती हैं इसमें। उसके बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में। ये देखिए, ग्लूकोज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ पायरुविक एसिड में। एक में 3 कार्बन रहे, एक में 3 कार्बन। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये जो ब्रेकिंग होती है ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर। ये अब बात आती है रिस्पायरेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं। ये देखिए, एरोबिक और एनएरोबिक। देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनएरोबिक जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनएरोबिक जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ये है हमारी रासायनिक समीकरण जो एरोबिक की है। ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है ये फर्दर 2 टाइप से होती है कि ह्यूमन के मसल में होती है। जब ह्यूमन के मसल में होती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और 2 ATP का रिलीज़ होता है। और लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में हम लोग उदाहरण में समझते हैं यीस्ट हो गई। तो यीस्ट में ये इस टाइप से होता है। इसमें ग्लूकोज जो होता है वो इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP, 2 ATP का इसमें भी रिलीज़ होगा।
अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं एरोबिक और एनारोबिक का, वायवीय और अवायवीय का। देखिए वायवीय जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें होता है, जो प्रोसेस होता है वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और अवायवीय मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इन एब्सेंस ऑफ O2, O2 के एब्सेंस में होता है। और दूसरा होता है ये हमारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है ये प्लांट्स के लिए, मतलब हरे भरे जो पौधे होते हैं, टॉक्सिक नहीं होता उनके लिए। और ये जो हमारा होता है ये टॉक्सिक होता है फॉर प्लांट्स के लिए ये टॉक्सिक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या होता है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम से। तो इसमें डिफ्यूज़न जो होता है सफिशिएंट होता है। तो डिफ्यूज़न जो होती है किस किस चीज़ों से होती है, पहले तो रूट से होती है, स्टेम से होती है और लीफ से होती है। तो रूट में जो हमारा डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी वो किसके थ्रू होगी, रूट हेयर। ये जो रूट हेयर है अगर ये एयर के कांटेक्ट में रहेगा, जब ये एयर के कांटेक्ट में होगा तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। और ये डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है उसमें जो होता है O2 अंदर आता है और CO2 हमारा रिलीज़ हो जाता है। अब बात आती है स्टेम में। स्टेम में कैसे होता है रिस्पायरेशन, तो जो हमारे हर्बेशियस प्लांट रहते हैं, जो हरे भरे प्लांट रहते हैं, छोटे पौधे रहते हैं, उसमें तो स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस। लेकिन जो बहुत पुराने पेड़ हो गए, ओल्ड हो गए हैं, उसमें कैसे होगा, उसमें जो एक होता है लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, जिसे हम लोग कहेंगे वात रंध्र, इसके थ्रू होता है। उसके बाद बात आती है लीव्स में। लीव्स में कैसा होता है, अब लीव्स एक लीफी स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, तो उसमें स्टोमेटा के थ्रू ये हमारा डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी लीव्स के थ्रू हो जाएंगे। अब लीव्स में दो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है और श्वसन होता है। तो ये बात हो गई हमारे रिस्पायरेशन प्लांट में कैसे, पौधे में श्वसन कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में कैसे होता है रिस्पायरेशन। तो ये देखिए ये है हमारा डायग्राम जिसके थ्रू हम समझते हैं कि रिस्पायरेशन कैसे होता है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये नासिका का है, फिर उसके बाद ग्रसनी, लैरिंग्स, फिर ये हो गया वायुनाल, ये हो गया हमारे फेफड़े, उसके बाद है ये हमारे ब्रोंकियोल्स हो गए, ये हो गया हमारा डायफ्राम। अब जो हमारी रिस्पायरेशन की प्रोसेस है इसी पाथ को फॉलो करती है। तो अब हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की, मतलब ये जो श्वसन तंत्र है, इसके रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होता है हमारा, ये नॉस्ट्रिल जो होती है, नॉस्ट्रिल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। नहीं, नॉस्ट्रिल हमारी नेज़ल कैविटी में ओपन होगी। ये जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से, जिसको हम लोग कहेंगे रक्त कोशिकाएं। इसमें बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले इसका काम होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और जो हम लोग इनहेल्ड एयर, जो हम लोग हवा अंदर लेते हैं अपने ये नासिका के थ्रू, तो इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनको ट्रैप्ड करती है। और इसमें जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, जिसमें मतलब कि जिससे हम लोग को सूंघने की क्षमता होती है। फिर इसके बाद ये हमारा ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, एक ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें विंड भी आती है और हमारा फूड भी आता है। एक कॉमन पाइप है जिसके थ्रू विंड भी आती है और फूड भी आता है। ये जो हमारा वायुनाल होता है इसके ऊपर इपीग्लॉटिस होती है। इपीग्लॉटिस का काम ये होता है कि जिस टाइम हम खाना खाते होते हैं तो हमारी जो विंड पाइप है इसको क्लोज़ कर देना, ताकि फूड पाइप में खाना खाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इपीग्लॉटिस का काम होता है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा विंड पाइप है ये जाके ओपन होता है थोरैकिक कैविटी में। थोरैकिक कैविटी फर्दर डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकियोल्स में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हमारा इधर का राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट
लंग्स है, फेफड़े। ये जो ब्रोंकस है फर्दर ब्रांचिंग होती है इसमें और ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एयर सैक जो होते हैं वो हमारे ये हैं, एयर सैक जो हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब गुब्बारे जैसे इनके स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर छोटी छोटी फाइन कैपिलरी होती है, ब्लड, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्लड कैपिलरी, जिसको कहेंगे रक्त कोशिकाएँ। और ये एयर सैक जो हैं इनका काम ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देती है डिफ्यूज़न ऑफ गैस के लिए। गैस का जब डिफ्यूज़न होता है तो ये सरफेस एरिया एनहांस करता है, थोड़ा बड़ा कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और जो लंग्स होती है, लंग्स हमारी रेड कलर का होता है, स्पॉन्जी ऑर्गन होता है और इसके ये जो एनक्लोज़ होता है जो लेयर से उसे बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा हमारी ये लेयर होती है, ये लेयर जो होती है उसे हम लोग बोलेंगे प्लूरा। और लंग्स के अंदर क्या होता है कि हमारी ब्रोंकी होती है, ब्रोंक्यूल्स होती हैं और एयर सैक। ये था हमारे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग इस जानते हैं जो ये एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज होता है ये कैसे होता है, गैसेस का जो आदान प्रदान होता है ये इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, आइए उसे जानते हैं। ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए जैसे कि इन्हेलेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को कहेंगे इन्हेलेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सहेलेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से वापस निकलना। तो देखिए वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को, ये एयर सैक जो है ये अंदर ली ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन जाके हमारा ब्लड से मिला तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये कहाँ गया, हमारे टिश्यू में गया। उसके बाद हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हमारे बॉडी बॉडी से वापस चला गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सहेलेशन। ये हमारी जो दिमाग हीट हो रही हैं ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज़, और यही प्रोसेस है इन्हेलेशन। ऐसा आएगा, ये ब्लड से मिलेगा, ऑक्सीजन रिच होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, इसमें CO2 का कंपोजिशन ज़्यादा होता है और इसमें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अपनी सेल्स टिश्यूज़ में सब में सप्लाई हुआ, फिर बॉडी के थ्रू ये बॉडी से वापस निकल गया, एक्सहेलेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग एक्सहेलेशन। फिर हम लोग जानेंगे ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग एक नॉर्मल हम लोग समझते हैं, मतलब जैसे सांस लेना, उसे हम लोग कहेंगे ब्रीदिंग। तो जो हम लोग इनहेल्ड एयर होती है, जो एयर हम लोग अंदर लेते हैं सांस लेने के लिए, उसका कंपोजिशन क्या होता है, किसका मतलब कितनी मात्रा होती है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो है 21%, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.04%, और जो हमारा वाटर वेपर है, वाटर वेपर बहुत कम है, जिसका एक हम लोग कह सकते हैं लिटिल, बहुत थोड़ा सा। और एक्सेल्ड एयर जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, नेज़ल चैम्बर के थ्रू वापस जाते हैं, एक्सेल्ड एयर। तो एक्सेल्ड एयर में जो हमारी ऑक्सीजन के कंपोजिशन होता है वो 16.4% होता है और CO2 का 4.4%, और जो हमारा वाटर वेपर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं अलॉट, थोड़ा सा ज़्यादा कंपोजिशन होता है वाटर वेपर का। और नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होती है वो होती है 15 से 16 बार 1 मिनट में, 15 to 16 टाइम्स पर मिनट। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारे रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो देखते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये देखिए हमारे टिश्यू में जो हमारी ऊतक है, ऊतक में जो हीमोग्लोबिन है वो रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से और बनाया HbCO2। इसको हम लोग बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और फिर इसके बाद फेफड़े में यही जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये ब्रेक कर जाएगा फिर से, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये फिर से ब्रेक कर जाएगा। तो यही होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन CO2 का। पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करे और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन किए, और फिर से लंग्स में, फेफड़े में हमारा इसी का ब्रेक डाउन हुआ, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। अब देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो फिर से हमारे टिश्यू में HbO2 जो है वो ब्रेक किया Hb प्लस O2। Hb मतलब हीमोग्लोबिन,
उसके बाद लंग्स में फिर से ये जो Hb+O2 है ये फिर से रिएक्ट किया और ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लिया। ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अभी रिस्पायरेशन ह्यूमन में हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अमीबा में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये इसका कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता अमीबा का, ये एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सिंगल सेल होती है। तो इसमें जो होता है O2 जो हमारा होता है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में डिज़ोल्व होता है और अंदर डिफ्यूज़ होता है। और जो हमारा होता है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आता है और O2 का अंदर डिज़ोल्व होता है। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस अमीबा में कैसे रिस्पायरेशन होता है। अमीबा यूनिसेलुलर है तो इसमें एक ही सेल से इसमें डिफ्यूज़न की प्रोसेस सफिशिएंट है। अब बात आती है अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म में क्या होता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होना, स्किन के थ्रू, चमड़ी जो होती है हमारी इसके थ्रू रिस्पायरेशन होता है, स्किन के थ्रू हमारा रिस्पायरेशन होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है कि ये जो होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये किसके बीच में होती है, जो गैसेस डिज़ोल्व होती है म्यूकस और बॉडी सरफेस में। उसके बाद बात आती है हमारी रिस्पायरेशन कैसे होता है फिशेज़ में। तो फिशेज़ के जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उनमें यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें जो होता है रिस्पायरेशन की प्रोसेस वो थ्रू गिल्स होती है। ये भी CO2 को वाटर इन द डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होती है, वाटर डिज़ोल्व्ड O2 होती है वाटर में। ये इनके अंदर जाता है O2 और CO2 बाहर आता है बाय गिल्स। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस ओडरलेस गैस होती है जिसका कोई कलर नहीं होता। ये इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से और ये फॉर्म कर लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब ये रिएक्शन हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की उसे डिक्रीज़ कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई नहीं होता। पर्सन की कभी कभी इंसानों की ह्यूमन की मतलब डेथ हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई न होने की वजह से डेथ हो जाती है। तो यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है हीमोग्लोबिन से और फॉर्म कर देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और बॉडी में प्रॉपर O2 की सप्लाई नहीं होती ऑक्सीजन की और पर्सन डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया रिस्पायरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।